तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द्वितीय उत्थान संवत 1950 से 1975 तक। प्रकरण 3 गद्य साहित्य का प्रसार। तो हमने 2 प्रकरण पढ़ लिए हैं। ये 2 प्रकरण जो है हमने इसमें लगभग 16 से 17 कवियों को पढ़ा, जिसमें लास्ट में फ्रेडरिक पिंकार्ड थे जो इंग्लैंड में थे। बाल दीपक और विक्टोरिया चरित्र इन्होंने लिखा था। तो ये जो प्रकरण चल रहा है ये प्रकरण है प्रथम उत्थान से, यहाँ से। तो इसमें हम प्रकरण देख रहे हैं आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन। तो इसमें हमने इतना जो है लगभग दो प्रकरण हमने इसमें ख़त्म कर दिए जिसमें एक में तो परिचय था और दूसरे में सारे जो भारतीय युग के कवि थे उनके बारे में था। तो इस तरीके से हमने ये पूरा कंप्लीट कर दिया। अब इसमें हम प्रकरण 3 में थोड़ा सा गद्य का जो साहित्य का प्रसार है वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद द्विवेदी प्रकरण 4 में जो है द्विवेदी के जो भी हैं इसमें हमने यहाँ पे ख़त्म किया था कि जिस तरीके से उनके अतिरिक्त कुछ नए लोग भी मैदान में आ रहे थे भारतीय रिवॉल्यूशन के बाद। फिर नवीन हिंदी साहित्य का द्वितीय उत्थान था जिसके आरंभ में सरस्वती पत्रिका के दर्शन हुए। चलिए द्वितीय उत्थान को देखते हैं। गद्य साहित्य का प्रसार। सामान्य परिचय। इस उत्थान का आरंभ हम संवत 1950 से मान सकते हैं। इसमें हम कुछ ऐसी चिंताओं और आकांक्षाओं का आभास पाते हैं जिनका समय भारतेंदु के सामने नहीं आया था। कुछ ऐसी आकांक्षाएं थी जो भारतेंदु के समय नहीं आया था। भारतेंदु मंडल मनोरंजक साहित्य निर्माण द्वारा हिंदी साहित्य की स्वतंत्र सत्ता का भाव ही प्रतिष्ठित करने में अधिकतर लगा रहा। अब यह भाव पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गया था और शिक्षित समाज को अपने इस नए गद्य साहित्य का बहुत कुछ परिचय भी हो गया था। तो इस तरीके से गद्य का जो ठीक ठाक परिचय इन लेखकों को हो चुका था। प्रथम उत्थान के भीतर बहुत बड़ी शिकायत यह रहा करती थी कि अंग्रेजी की ऊंची शिक्षा पाए हुए बड़े बड़े डिग्रीधारी लोग हिंदी साहित्य के नूतन निर्माण में योग नहीं देते हैं, ऐसा था, और अपनी मातृभाषा से उदासीन रहते हैं। द्वितीय उत्थान में यह शिकायत कुछ कम हुई। तो हमने देखा कि प्रथम उत्थान में जो है थोड़ी बहुत जो शिकायत रहती है कि जो के भीतर बहुत बड़ी ये शिकायत रहा करती थी कि अंग्रेजी में जो शिक्षा प्राप्त करते हैं वो नहीं, लेकिन इस द्वितीय उत्थान में थोड़ा सा ये कम हुआ। उच्च शिक्षा प्राप्त लोग धीरे धीरे आने लगे, पर अधिकतर यह कहते हुए कि मुझे तो हिंदी नहीं आती। इधर जवाब मिलता था तो क्या हुआ, आ न जाएगी, कुछ काम तो शुरू कीजिए। अतः बहुत से लोगों ने हिंदी आने के पहले ही काम शुरू कर दिया। उनकी भाषा में जो दोष रहते थे वे उनकी खातिर सेदर गुजर कर दिए जाते थे। जब वे कुछ काम कर चुकते थे, 2-4 चीज़ें लिख चुकते थे, तब तो पूरे लेखक हो जाते थे। फिर उन्हें हिंदी आने न आने की परवाह क्यों होने लगी। उसके बाद है कि इस कालखंड के बीच हिंदी लेखकों की तारीफ में प्रायः कहा सुना जाता है कि ये संस्कृत बहुत अच्छी जानते हैं, ये अरबी फारसी के पूरे विद्वान हैं, ये अंग्रेजी के अच्छे पंडित हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं समझी जाती थी कि ये हिंदी बहुत अच्छी जानते हैं। यह मालूम ही नहीं होता था कि हिंदी भी कोई जानने की चीज़ है। परिणाम यह हुआ बहुत से हिंदी के प्रौढ़ और अच्छे लेखक भी अपने लेखों में फारसी दानी, अंग्रेजी दानी, संस्कृत दानी आदि का कुछ प्रमाण देना जरूरी समझने लगे थे। तो कुल मिला के यहाँ पे जो अंग्रेजी के ज़्यादा अच्छे लेखक थे अब वो भी धीरे धीरे इधर आ रहे हैं। तो आगे हम देखते हैं क्या होता है। भाषा बिगड़ने का एक और सामान दूसरी ओर खड़ा हो गया था। हिंदी के पाठकों का अब वैसा अकाल नहीं था, विशेषता उपन्यास पढ़ने वालों का। बंगला उपन्यासों के अनुवाद धड़ाधड़ निकलने लगे थे। बहुत से लोग हिंदी लिखना सीखने के लिए
हिंदी लिखना सीखने के लिए केवल संस्कृत शब्दों की ही जानकारी ही आवश्यक समझते थे, जो बंगला की पुस्तकों से प्राप्त हो जाती थी। तो उनको हिंदी में जो उपन्यास थे वो पढ़ना था। यह जानकारी थोड़ी बहुत होते ही वे बंगला से अनुवाद भी कर लेते थे और हिंदी के लेख भी लिखने लगते थे। अतः एक ओर अंग्रेजी दानों की ओर से स्वार्थ लेना, जीवन होड़, कवि का संदेश, दृष्टिकोण आदि आने लगे। दूसरी ओर बंग भाषा आश्रित लोगों की ओर से सिहरना, कांदना, बसंत रोग आदि इतना अवश्य था कि लोग पिछले कैड़े के लोगों की लिखावट इतनी अजनबी नहीं लगती थी जितनी पहले कैड़ों वालों की लगती थी। बंग भाषा फिर भी अपने देश की ओर हिंदी से मिलती जुलती भाषा थी। उसके अभ्यास से प्रसंग या स्थल के अनुरूप ही जो है अनुरूप बहुत ही सुंदर और उपयुक्त संस्कृत शब्द मिलते थे। तो अगर थोड़ी बहुत कोई संस्कृत सीख लेता तो उसे बंगला से अनुवाद करना, हिंदी में लेख लिखना ये सब आने लगता था। अतः बंग भाषा की ओर जो सुझाव रहा उसके प्रभाव से बहुत ही परिमार्जित और सुंदर संस्कृत पद विन्यास की परंपरा हिंदी में आई, यह स्वीकार करना पड़ता है। तो इस तरीके से जो बंगला का अनुवाद था और इस तरीके से जो संस्कृत सीखे लोग बंगला में जाते थे, अनुवाद करते थे हिंदी में, उनकी वजह से जो संस्कृत निष्ठ हिंदी हमें प्राप्त हुई उसका योगदान स्वीकारना पड़ता है, शुक्ल जी कह रहे हैं। आगे कहते हैं कि पर अंग्रेजी में विचार करने वाले जब आपे का अंग्रेजी संस्कृत कोश लेकर अपने विचारों का शाब्दिक अनुवाद करने बैठते थे तो हिंदी बेचारी कोसों दूर जा खड़ी होती थी। वे हिंदी और संस्कृत के शब्द भर लिखते थे, हिंदी भाषा नहीं लिखते थे। उनके बहुत से वाक्यों का तात्पर्य अंग्रेजी भाषा की भाव भंगिमा से परिचित लोग ही समझ सकते थे, केवल हिंदी या संस्कृत जानने वाले नहीं। पहले कहा जा चुका है कि भारतेंदु जी और उनके सहयोगी लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह जमी नहीं थी। भारतेंदु जी और उनके सहयोगी जो लेखक थे, व्याकरण अच्छी तरह जमी नहीं थी। वे इच्छा, क्रिया, आशा किया ऐसे प्रयोग भी कर जाते थे और वाक्य विन्यास की सफाई पर भी उतना ध्यान नहीं रखते थे। पर उनकी भाषा हिंदी होती थी, मुहावरे के खिलाफ प्राय नहीं जाती थी। पर द्वितीय उत्थान के भीतर बहुत दिनों तक व्याकरण की शिथिलता और भाषा की रूपहानि दोनों साथ साथ दिखाई पड़ती रही। व्याकरण के व्यतिक्रम और भाषा की अस्थिरता पर थोड़े ही दिनों में कोप दृष्टि पड़ी, पर भाषा की रूपहानि की ओर उतना ध्यान नहीं दिया गया। आगे कहते हैं कि पर जो कुछ हुआ वो बहुत हुआ और उसके लिए हमारा हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। पर द्वितीय उत्थान के बीते बहुत दिनों तक व्याकरण की शिथिलता, हालांकि चीज़ें कम हुई शुक्ल जी की नज़र में, पर पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जितना कुछ किया वो बहुत किया। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक भारतेंदु जी ही थे। तो हमें ये कथन ध्यान रखना है कि जो ये कह रहे हैं कि व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक भारतेंदु जी थे। सरस्वती के संपादक के रूप में उन्होंने आई हुई पुस्तकों के भीतर व्याकरण और भाषा की अशुद्धियाँ दिखाकर लोग लेखकों को बहुत कुछ जो है सावधान कर दिया। यद्यपि कुछ हठी और अनाड़ी लेखक अपनी भूलों और गलतियों का समर्थन तरह तरह की बातें बनाकर करते रहे, पर अधिकतर लेखकों ने लाभ उठाया और लिखते समय व्याकरण आदि का पूरा ध्यान रखा। गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी के इस शुभ प्रभाव का स्मरण जब तक भाषा की शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी तब तक बना रहेगा, ऐसा वो कहते हैं। आगे कहते हैं कि व्याकरण की ओर व्याकरण की ओर इस प्रकार ध्यान जाने पर कुछ दिनों व्याकरण संबंधी बातों की चर्चा भी पत्रों में अच्छी चली। विभक्तियां शब्दों से मिलाकर लिखी जानी चाहिए या अलग, इसी प्रश्न को लेकर कुछ काल तक खंडन मंडन के लेख जोर शोर से निकले। इस आंदोलन के नायक हुए थे पंडित गोविंद नारायण मिश्र, जिन्होंने विचार विभक्ति नाम की एक छोटी सी पुस्तक द्वारा हिंदी के विभक्तियों को शुद्धि विभक्तियां बताकर उन्होंने क्या किया, मिलाकर लिखने की सलाह दी।
तो विभक्तियों को लेकर थोड़ा सा आंदोलन टाइप्स हुआ। और उसके आगे कहते हैं कि इस द्वितीय उत्थान में जैसे अधिक प्रकार के विषय लेखकों को विस्तृत दृष्टि के भीतर आए, वैसी ही शैली की अनेक रूपता का अधिक विकास भी हुआ। ऐसे लेखकों की संख्या कुछ बढ़ी जिनकी शैली में कुछ उनकी निज की शिष्टता रहती थी, जिनकी लिखावट को परख कर लोग कह सकते थे कि यह उन्हीं की है। साथ ही वाक्य विन्यास से अधिक सफाई और व्यवस्था आई। विराम चिन्हों का आवश्यक प्रयोग होने लगा। अंग्रेजी आदि अन्य समुन्नत भाषाओं की उच्च विचारधारा से परिचित और अपनी भाषा पर भी यथेष्ट अधिकार रखने वाले कुछ लेखकों की कृपा से हिंदी की अर्थोद्घाटनी शक्ति की अक्षी वृद्धि और अभिव्यंजन प्रणाली का भी अच्छा प्रसार हुआ। सघन और गुंफित विचार सूत्रों को व्यक्त करने वाली तथा सूक्ष्म और गूढ़ भावों की झलकाने वाली भाषा साहित्य को कुछ कुछ प्राप्त होने लगी। उसी के अनुरूप हमारे साहित्य का डौल भी बहुत कुछ ऊंचा हुआ। बंगला के उत्कृष्ट सामाजिक, पारिवारिक और ऐतिहासिक उपन्यासों के लगातार आते रहने से रुचि परिष्कृत होती रही, जिससे कुछ दिनों की तिलिस्म, अय्यारी और जासूसी के उपरांत उच्च कोटि के उपन्यासों की मौलिक रचना का भी दिन ईश्वर ने दिखाया। नाटक के क्षेत्र में वैसी उन्नति नहीं दिखाई पड़ी। बाबू राधाकृष्ण दास के महाराणा प्रताप या राजस्थान केसरी की कुछ दिन धूम रही और उसका अभिनय भी बहुत बार हुआ। राय देवी पूर्ण जी ने चंद्रकला भानु कुमार नामक एक बहुत बड़े डीलडोल का नाटक लिखा था, पर वह साहित्य के विविध अंगों से पूर्ण होने पर भी वस्तु व चित्र के अभाव तथा भाषाओं की कृत्रिमता आदि का कारण उतना प्रसिद्ध न हो सका। बंगला के नाटकों के कुछ अनुवाद बाबू रामकृष्ण वर्मा के बाद भी होते रहे, पर उतनी अधिकता से नहीं जितनी अधिकता से उपन्यासों के। इससे नाटक की गति जो है थोड़ी मंद हुई। हिंदी प्रेमियों के उत्साह के स्थापित प्रयाग और काशी की नाटक की गति बहुत मंद रही। हिंदी प्रेमियों के उत्साह के स्थापित प्रयाग और काशी की नाटक मंडलियों जैसे भारतेंदु नाटक मंडली के लिए रंगशाला के अनुकूल के स्थापित प्रयाग और काशी के नाटक मंडलियों जैसे भारतेंदु नाटक मंडली के लिए रंगशाला के अनुकूल एक छोटे मोटे नाटक अवश्य लिखे गए, पर वे साहित्यिक प्रसिद्धि न पा सके। प्रयाग में पंडित माधव शुक्ल जी और काशी में पंडित दुग्वेकर जी अपनी रचनाओं और अनूठे अभिनयों द्वारा बहुत दिनों तक दृश्य काव्य की रुचि जगाए रहे। इसके उपरांत बंगला में श्री द्विजेंद्र लाय के नाटकों की धूम जो है और उनके अनुवाद धड़ाधड़ हिंदी में हुए। इसी प्रकार रविंद्र बाबू के कुछ नाटक हिंदी में लाए गए। द्वितीय उत्थान के अंत तक दृश्य काव्य की अवस्था यही रही, मतलब नाटक की। आगे कह रहे हैं कि निबंधों की ओर यद्यपि बहुत कम ध्यान दिया गया और उसकी परंपरा ऐसी न चली कि हम 5-6 उच्च कोटि के निबंध लेखकों को उसी प्रकार छट से छांट कर बता दें जिस प्रकार अंग्रेजी साहित्य में बता दिए जाते हैं। फिर भी बीच बीच में अच्छे और उच्च कोटि के निबंध मासिक पत्रिकाओं में छपते दिखाई पड़े। बीच में उच्च कोटि। इस द्वितीय उत्थान में साहित्य के एक एक अंग को लेकर जैसी विशिष्टता लेखकों में आ जानी चाहिए थी वैसी ना आ पाई। तो इसे याद रखिएगा कि किसी विषय में अपनी सबसे अधिक शक्ति देख उसे अपनाकर बैठने की प्रवृत्ति बहुत कम दिखाई दी। बहुत लेखकों का हाल यह रहा कि कभी अखबार नवीसी करते, कभी उपन्यास लिखते, कभी नाटक में दखल देते, तो कभी कविता की आलोचना करने लगते और कभी इतिहास और पुरातत्व की बातें लेकर सामने आते। ऐसी अवस्था में भाषा की पूर्ण शक्ति प्रदर्शित करने वाले गुण गंभीर निबंध लेखक कहाँ से तैयार होते। फिर भी भिन्न भिन्न शैलियाँ प्रदर्शित करने वाले कई अच्छे लेखक इस बीच में बताए जा सकते हैं, जिन्होंने लिखा तो कम पर जो कुछ लिखा वो महत्व का है। आगे कहते हैं कि समालोचना का आरंभ यद्यपि भारतेंदु जीवन काल में कुछ न कुछ हो गया था, पर उसका कुछ जो है अधिक वैभव इस द्वितीय उत्थान में दिखाई पड़ा।
श्री पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने पहल जो है विस्तृत आलोचना का रास्ता निकाला। फिर मिश्र बंधुओं और पदम सिंह शर्मा अपने ढंग के कुछ पुराने कवियों के संबंध में विचार प्रकट किए, पर यह सब आलोचना बहिरंग बातों के ही रहे। भाषा के गुण दोष जो है, रस अलंकारात की समीचीनता, इन्हीं सब परंपरागत विषयों तक पहुंचे। स्थायी साहित्य में परिगणित होने वाली समालोचना, जिसमें किसी कवि की अंतर्दृष्टि सूक्ष्म व्यवच्छेद होता है, उसकी मानसिक प्रवृत्ति के विशेषताएं दिखाई जाती हैं, बहुत ही कम दिखाई पड़ती हैं। आगे कहते हैं कि साहित्यिक मूल रखने वाले 3 जीवन चरित्र महत्व के निकले। पंडित माधव प्रसाद मिश्र की विशुद्ध चरित्रावली, स्वामी विशुद्धानंद की जीवन चरित्र और बाबू शिवनंदन सहाय लिखित हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र, ये शिवनंदन सहाय जी, गोस्वामी जी का जीवन चरित्र और चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र। तो कुल मिला के यहाँ पे जीवन चरित्र में भी थोड़े बहुत लेखन कार्य शुरू हो गए थे। तो ये रहा प्रकरण 3, जो कि इसमें कुल मिला के नाटक बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि उपन्यास बहुत ज़्यादा हुए। नाटक की वैसी उन्नति कह रहे हैं कि नहीं हुई जैसी उन्नति हो जानी चाहिए थी। और निबंध के बारे में कह रहे हैं कि निबंध की ओर जो है बहुत ही ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया और उसकी ऐसी परंपरा चलती नहीं दिखाई पड़ी। तो कुल मिला के जो नाटक थे वो ठीक थे, पर उन्नति जैसी हो जानी चाहिए थी वैसी नहीं हुई। और द्वितीय और उपन्यास और नाटक में थोड़ा बहुत ये था, निबंध नहीं हुआ बहुत ज़्यादा। जीवन चरित्र का शुरुआत हो चुका है, जिसमें माधव प्रसाद मिश्र हैं और ये लोग हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रकरण 4। तो 4 हम कुल मिला के हिंदी का जो ये था प्रकरण ख़त्म कर लिया। इसके टेस्ट आप लगा सकते हैं। है ना, आधुनिक काल हम पढ़ रहे हैं। प्रकरण 1 में हमने पढ़ ही लिया था, हालांकि ये प्रकरण में नहीं है। फिर हमने प्रकरण 2 पढ़ा। प्रकरण 1 यहाँ से शुरू है, परंपरा का प्रवर्तन। फिर प्रकरण 2, प्रकरण 3 हमने पढ़ लिया, प्रकरण 4। चलिए आगे हम देखते हैं।